हाँ लिख लिया सबने? लिख लिया? एक तो टाइम पे आया करो। जब मैंने वहाँ पे मैसेज डाला है कि 4 बजे आ जाओ, तो 4 बजे आ जाओ। क्योंकि ना तो फिर क्वेश्चन आप लिख पाओगे, फिर डिस्कशन में भी लेट होते हैं, फिर बाकी लोगों को वेट करना पड़ता है, तो उनके टाइम की भी रिस्पेक्ट करो ना। आप लेट हो, आपकी वजह से उनका टाइम खराब हो रहा है। तो ये मैं कल स्ट्रिक्टली बोल दूंगा मैम को कि अलाउ नहीं करेंगे आप लोगों को फिर ना, और एक भी दिन मिस होता है तो फिर वो फिर रैंक बूस्टर का कोई फायदा है नहीं। क्लियर है आप लोगों को भी ना? टाइम पे आओ ना यार, क्यों अपने को। मोनिका, तेरे को समझ आ रहा है? 4 बजे से? अच्छा, उस ग्रुप में ऐड नहीं हुई क्या? अच्छा, 4 बजे लिख दिया था मैंने। ठीक है। आज वाले क्वेश्चन लिख लिए सबने? मजा नहीं आया भाई? क्वेश्चन देखे है ना? मैंने पहले ही सेशन में ये बात बोली थी कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो, वही काम नहीं हुआ बस। मैं फिर वही बात बोलता हूँ, तुम लोगों का इंटरेक्शन चाहिए मेरे को। इधर आगे आ जाओ, बोले कोई इशू नहीं, आराम से बैठो। पहला क्वेश्चन है कि शुड सम स्टेट बी गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविजंस, डज दिस क्रिएट रिसेंटमेंट अमंग अदर स्टेट्स? कि अगर मान लो कुछ ऐसे राज्य हैं उनको अगर स्पेशल प्रोविजंस दिए जाए, पहला तो कि दिए जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, तो इसका जो जवाब होगा वो या तो यस होगा या नो होगा, और फिर आप उसको एक्सप्लेन करोगे। पहले तो इसी का जवाब नहीं दिया, तो ये गड़बड़ हो गया एक तो। फिर आपसे पूछता है कि अगर मान लो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए तो क्या कुछ रिसेंटमेंट, उनमें असंतोष पैदा होता है? अरे यार ऑब्वियस सी बात है ना, होगा, कैसे नहीं होगा। सब स्टेट्स इक्वलिटी की मांग करते हैं, सब स्टेट चाहते हैं कि हमें भी जो चीजें, जो स्पेशल प्रोविजंस के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें भी मिले, या फिर वो किसी को नहीं मिले। ये तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी भी है कि आपको कोई चीज मिल रही है तो वो बाकियों को भी मिलनी चाहिए, है ना? तो ये एड्रेस करना था। इसमें दो पार्ट क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब दो पार्ट जब रिफ्लेक्ट हुए तो मेरे को एक चीज ये बात भी समझ आ जानी चाहिए कि जो फर्स्ट पार्ट है वो भी 2.5 नंबर का है ना, और जो सेकंड पार्ट है वो भी 2.5 नंबर का है। अब अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो मतलब आपकी मार्किंग किस हिसाब से होगी, अब आप देख लो। सेकंड मिस कर दिया तो आप ये मान के चलो कि आप 2.5 नंबर तो आपने गंवा दिए, या पहला मिस कर दिया तो 2.5 नंबर गंवा दिए। अब चाहे आप कितना भी अच्छा लिख लो, पूरे मार्क्स वो देते नहीं है। फिर आपको नंबर आ रहा है 1 या फिर 1.5 या 1.5 नंबर आ जाएगा, बस यही तो स्कोर कर सकते हो। फिर वो हमारी रैंक पीछे चली जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है इस चीज का। मैंने पहले दिन बोला 2 बार पढ़ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन की डिमांड मिस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब एक और चीज कि आप ये सोचो कि पहला क्वेश्चन है, किस तरीके से सोचना है पहले तो वो देखेंगे। मैं एज इट इज आंसर तो करवाऊंगा नहीं, मैं यहाँ पे स्पून फीडिंग तो है नहीं, आप लोग ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, आपको पता है भाई। हाँ, स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए हुए हैं तो ऑब्वियस तुम कैसे मना करोगे यहाँ पे, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं तो वो पागल तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे। स्पेशल प्रोविजंस, है ना, क्यों देंगे आप सोच के देखो एक बार, खुद से सोचो कि मान लो जैसे हम लोग ही हैं, अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो कुछ लोगों को कुछ स्पेशल चीजें फील कराते हैं ना। मेट्रो में जाते हो तो प्रेग्नेंट विमेन अगर आ जाती है तो सीट देते हैं ना, या रिजर्वेशन वाली पॉलिसी है ना, तो जरूरत क्यों पड़ती है वो हमें सोचना। तो पहले तो हमें इसी पार्ट को ही एड्रेस करना था, शुड सम स्टेट्स बी गवर्न्ड बाय स्पेशल प्रोविजंस। हाँ, फिर आपको एक्सप्लेन करना था कि क्यों। तो इस क्वेश्चन की डिमांड है व्हाई। अब इसमें आप 2 3 4 पॉइंट्स लिख देते हैं। आप सोच के देखो, मैं पॉइंट्स इसमें बहुत ज्यादा बताऊंगा और आप लोग भी बताओगे, लेकिन अपने को यह भी ध्यान रखना है कि 50 वर्ड है, तो मतलब मेरे को पहला पार्ट जो है वो 25 से 30 वर्ड में ही खत्म करना है, दूसरा पार्ट भी 25 से 30 में ही करना है। अगर मैक्सिमम 60 वर्ड या 65 वर्ड में लेके जाते हैं तो हम लोग, ये चीज भी पैरेलल में दिमाग में चलती रहनी चाहिए, वरना फिर गड़बड़ा जाएगा भाई सारा।
तो मतलब उसी के हिसाब से हम पॉइंट लिखेंगे कि भाई 3 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट, ये नहीं कि पूरा का पूरा स्पेस तो हमने पहला पार्ट एड्रेस करने में ही वेस्ट कर दिया और दूसरा हमने एड्रेस ही नहीं किया, तो वो टोटली आपका आंसर खराब हो जाएगा। स्पेशल प्रोविजंस क्यों चाहिए किसी भी स्टेट को? या तो अब आप सोचो, मैंने आपको बताया था सिलेबस वाली अप्रोच हमेशा होनी चाहिए। अपने सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट हैं एक बार उनसे ही देखें। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्टोरिकली कुछ स्टेट्स जो हैं वो पीछे रह जाती हैं, या कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जाते हैं, जैसे J&K के केस में था, है ना, आर्टिकल 370 था, है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू आए थे, तो वो उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे। तो एक हिस्टोरिकल वाला पॉइंट आ गया ना, इसमें एग्जांपल के थ्रू आप इसको जस्टिफाई कर दोगे। कोई स्टेट ऐसी होगी जिसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, है ना, जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे हरियाणा है, उसके पास कोई ऐसी बड़ी माइंस नहीं है ना, या फिर नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टेट्स मान लो, खैर हरियाणा को स्पेशल प्रोविजन नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स देखो आप, है ना, वहां पे रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्स रिच नहीं है मान लो स्टेट, तो स्पेशल प्रोविजन उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो इकोनॉमिकली उतना साउंड नहीं है, तो उनको स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो अदर स्टेट्स बोलूं या फिर मैं बोल दूं कि अदर नेशंस के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी का इश्यू आ जाता है, नेशनल अपनी सिक्योरिटी होगी या इंटीग्रेशन की बात आ जाती है, तो इश्यू बन सकता है ना वहां पे, तो इसलिए उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस होंगे। रीजंस निकल के आगे। आप अब आप बताओ और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, सोचो। एक ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकली स्टेट इस ऐसी जगह पे जैसे कोस्टल एरियाज हैं वहां पे स्टेट्स हैं, है ना, या हिमालयन स्टेट्स हैं, ज्योग्राफिकली वो स्टेट वहां पे ना, तो इसलिए उनको स्पेशल प्रोविजंस, अब वहां पे रिसोर्सेज वैसे पहुंच नहीं सकते, है ना, तो इसलिए हमें उनको स्पेशल प्रोविजंस देने पड़ेंगे। ट्राइबल्स की कुछ पॉपुलेशन, क्योंकि भाई डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है ना, अब जैसे महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, एमपी हुआ, उनमें ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करवाने के लिए हमें स्पेशल प्रोविजंस उन एरियाज में इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। या फिर मैं अंडमान निकोबार की बात कर लेता हूं, है ना, तो उनको भी तो लाना है ना मेन स्ट्रीम में, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास एग्जांपल्स होने चाहिए, ऐसे पॉइंट आप ब्रेक करके लाओगे। क्लियर है, समझ आ रहा है? ये एड्रेस नहीं किया, लेकिन पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल चीजें, आर्टिकल्स, फैक्ट्स, वो सारी चीजें लिखोगे आप, है ना, वो मिसिंग था। फिर आ जाता है कि दूसरा पार्ट इसका, डज दिस क्रिएट रिसेंटमेंट? आप लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, यार ऐसे कैसे हो सकता है? क्या स्टेट्स एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करती हैं? ये क्वेश्चन क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं करता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को। भाई स्पेशल प्रोविजंस वैसे तो सिमेट्री होनी चाहिए, लेकिन हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, हमारा कंट्री इतना डाइवर्स है कि हमें एसिमेट्रिक फेडरलिज्म को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम ये स्पेशल प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या रिसेंटमेंट कैसे क्रिएट नहीं होगा? जब एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन अगर आप मानो पार्लियामेंट में ज्यादा होगा, तो दूसरी स्टेट्स डिमांड नहीं करेंगी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होना चाहिए। क्या एक स्टेट को उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे आप ज्यादा रिसोर्सेज अलोकेट करोगे, ज्यादा फंड्स अलोकेट करोगे, तो दूसरी स्टेट नहीं बोलेगी? इसमें हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है ना कि हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन ये है, तो हमें भी मिलने चाहिए। क्या दूसरी स्टेट के लोग, अगर मान लो एक स्टेट के लोग दूसरी स्टेट में जाके काम कर रहे होंगे, तो वहां के जॉब्स जो अक्वायर करें, तो वो चाहेंगे नहीं कि ये जॉब जो है हमारी स्टेट है, हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे लोगों को मिलनी चाहिए? ये डिबेट आप देखते होगे, हर रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते भी होगे। मान लो बाहर के लोग आके राजस्थान में अगर राजस्थान वाली जॉब एक्वायर कर लेंगे, तो यहां के लोगों को दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए स्पेशल प्रोविजंस के कॉन्सेप्ट आएंगे। और आप बताओ क्यों रिसेंटमेंट हो सकता है? सोचो कैसे हो सकता है? तो ये पॉइंट नहीं लिखोगे कि रीजनल इंबैलेंस नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से एड्रेस करना था आपको इस आंसर को, लेकिन आपने किया ही नहीं। फिर आप अगर मान लो कंक्लूड कर रहे हो एक लाइन में,
तब आप बात करोगे कि हमें एसिमेट्रिक फेडरलिज्म नो डाउट हमें फॉलो करना है, बट हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ना है। अब ये कीवर्ड कहाँ है? एक में भी नहीं लिखा हुआ, किसी ने भी नहीं लिखा हुआ। आपने एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, वो एक कीवर्ड मान लिया मैंने, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये सब आया ही नहीं आंसर में। ये कीवर्ड जब तक नहीं आएंगे तो कैसे मार्क्स आएंगे बताओ आप? साधारण सा आंसर लिख दिया जो 11वीं 12वीं का बच्चा भी लिख देगा इस आंसर को। फिर आप एज एन ऑफिसर आपको मार्क्स क्यों मिलने चाहिए बताओ? हुँ? ये अप्रोच रहेगी इसकी, इस आंसर की। क्लियर हुआ? टिकम अब आ रहा है समझ में क्या लिखना था क्या नहीं लिखना था? अदिति, आपका नाम अदिति है ना? आ रहा है समझ में? लिखा था, कैसे लिखा था बताओ? आपने क्या सोचा था? तो रिसेंटमेंट होगा ना जब रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे वहां पे हम। हाँ, बट अप्रोच कैसी थी आंसर की? क्या सेम अप्रोच ऐसे ही थी? अच्छा, ये चीज ठीक करनी पड़ेगी। आप बताओ। हाँ, कुछ राज्य को सबसे पहले होना चाहिए, आधार होना चाहिए, आर्थिक समानता, साक्षरता, राज्य से। हाँ बिल्कुल, शाबाश। का प्रभाव क्या पड़ेगा? आधारों के आधार पर राज्य को करने से बाकी राज्यों के साथ समानता आएगी, इनका विकास होगा, सामाजिक सुधार होगा। ठीक है, बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे ही और चीजें बता देता हूं जो आपको करनी है अभी। जो अमर्जिंग ट्रेंड्स इन फेडरलिज्म अपना टॉपिक है, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, है ना? अब अमर्जिंग ट्रेंड्स इन फेडरलिज्म वाले में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना, जैसे जो अभी रिसेंट में जो चीजें हैं, चाहे वो सेंसस वाला इशू है, लिख लो चाहे इसको, है ना? ये आपको पढ़ने हैं, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये इसका पार्ट है, तो मैं यहां लिख देता हूं, उनको आपको तैयार करना है अब। ठीक है, मैं वो लिस्ट एक बार बना देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस है ना, सेंसस, डिलिमिटेशन, नीति आयोग, फिर आप देखोगे तो जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, फिर राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, डिलिमिटेशन मैंने लिख दिया, हाँ। इवन डिजिटल फेडरलिज्म, डेटा गवर्नेंस, गवर्नर के जो इशू हैं, या वोटर डिस्प्यूट्स जो स्टेट्स के बीच में हैं, एनईपी, ये आपको तैयार करने हैं सारे टॉपिक्स। जोनल काउंसिल्स, और फेडरलिज्म को माइंड में रखते हुए, ठीक है, तब तैयार करने हैं इंटर स्टेट काउंसिल्स, कोलिशन पॉलिटिक्स,
ठीक है, तो ये टॉपिक प्रिपेयर करना है भाई आपको। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो वो आप लोग बताओगे और लिखा भी होगा सबने। नहीं लिखा, देखो इस तरीके के क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए भाई। एग्जामिन दी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है और जो फंक्शनल सिग्निफिकेंस है वाइस प्रेसिडेंट का वो बताना था। दो पार्ट बन गए, सिंपल। आपको ये क्लैरिटी आ गई पहले पढ़ते कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में तो आप क्या क्या बताओगे कि इलेक्शन कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, सैलरी कैसे डिसाइड होती है ना, उसके क्या क्या फंक्शंस है वो आप नेक्स्ट पार्ट में लिखोगे। क्लियर है? तो फंक्शंस में क्या क्या कैसे ब्रेक करोगे बताओ, आप लोग बताओ। और हर उसमें आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल्स जरूर लिखने हैं, फैक्ट जरूर लिखना है। लेजिस्लेटिव फंक्शन है हाँ राज्यसभा का, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन फुलफिल करता है आर्टिकल 65 के अंदर जब प्रेसिडेंट की पोस्ट। ठीक बात है। ठीक है, बताओ अदिति बताओ। नहीं पढ़ा है? क्यों? ये तो सिलेबस का पार्ट है। मोनिका बता। भाई प्रेसिडेंट नहीं होंगे तब जो सीट वैकेंट होगी तब वो एक्ट करते हैं, राज्यसभा को कंट्रोल करते हैं। फेडरलिज्म का अपने आप में एक सिंबल है भाई, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा से आता है ना, तो वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेकोरम मेंटेन करते हैं, है ना, यही तो फंक्शनल सिग्निफिकेंस है उनका, है ना। और अपने आप में जब भी वैकेंसी क्रिएट होती है तो एक ब्रिज है वो स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में, है ना। ये पॉइंट लिखे, लिखें कौन से पॉइंट लिखे बता। हम्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है, वो तो कर लोगे आप लोग, है ना। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आर्टिकल्स जितने भी हैं ना वो सारे आप लिख लोगे, चाहे इलेक्शन से क्वालिफिकेशन, रिमूवल, क्या पावर है ना, क्या रिलेशन है प्रेसिडेंट का राज्यसभा। फंक्शनल में कि राज्यसभा के चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि वैकेंट हो जाए चीजें और फिर कुछ भी नहीं बच रहा है। न्यूट्रल प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह भी एक्ट करते हैं ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज कंसिडर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो एक स्टेटमेंट दे रखा है सिर्फ कि जुडिशियल रिव्यू जो है इज कंसिडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन द स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। तो सिंपल क्लियर हो गया यहां पे कि मैं इस क्वेश्चन को जो अप्रोच करूंगा वो कैसे होगा कि सबसे पहले हम जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन कर देंगे, दो लाइन में, 2 से 3 लाइन में डिफाइन होगा। अदिति डेफिनेशन आएगी पहले, जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, फिर हम सिंपल कनेक्टिंग लाइन क्या ही लिखेंगे जो क्वेश्चन से ही उठाएंगे, सेम स्कोप। आप टाइम बचा सकते हो, आप सिंपल स्कोप लिखो यहां पे कि स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, स्कोप लिखो, पॉइंट बनाओ। ठीक है, अब एक और चीज हमने ये देख लिया था ना कि 3 पार्ट हैं, तो आप सोचो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले पार्ट में मैं ट्राई करूंगा कि 3 से 4 पॉइंट लिख दें, दूसरे पार्ट में भी हम लोग ट्राई करेंगे कि 3 से 4 पॉइंट लिख दें, और हम तीसरे पार्ट में भी ट्राई करेंगे कि 3 पार्ट लिख दें, मतलब 3 पॉइंट लिख दें। 9 से 10 के आसपास पॉइंट बन गए तो अब हम सेफ हो गए कि हाँ यार अब हमें नंबर अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, हमारा स्पेस भी इफेक्टिवली यूज हो जाएगा और फिर ऊपर आप 2 लाइन का इंट्रोडक्शन भी है और 2 लाइन का 3 लाइन का आपका कंक्लूजन भी है। तो सिंपल स्ट्रक्चरिंग इस आंसर की ऐसे होगी, पहले पार्ट में आप स्कोप लिखोगे, दूसरे में आप इसके सिग्निफिकेंस लिखोगे, तीसरे में आप इसका लिमिटेशंस लिखोगे। अब आप लोग बताओ स्कोप में क्या पॉइंट है, क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है इसका,
जुडिशियल रिव्यू का? ठीक, हम बताओ भाई। जो लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाती है उनको रिव्यू करता है सिंपली, कि भाई हाँ लेजिस्लेशन के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उनकी जो बाउंड्री थी उस बाउंड्री को क्रॉस करके वो लॉज बनाए गए हैं, तो उनको रिव्यू करते हैं। क्या कोई एग्जांपल, आप एग्जांपल बता सकते हो? बताओ ऐसा। एनजीएसी वाला जो पार्ट है, ठीक है, कि एनजीएसी गठित किया गया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अदिति, स्कोप बताओ। स्कोप बताओ क्या है। एक तो भाई क्या कि लेजिस्लेटिव के द्वारा जो लॉ बनाए गए उनको रिव्यू करता है, ये तो एक हो गया। इसके अलावा सोच के देखो ना क्या करता है जुडिशियल रिव्यू। अरे बताओ। एग्जैक्टली, एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो एक्शंस लिए जाते हैं उनको भी तो रिव्यू करता है ना। भाई रिव्यू किसी चीज को, जैसे हम आपकी कॉपी रिव्यू करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टेप है ना, पहले कोई चीज होगी फिर उसको रिव्यू कर रहे हैं हम लोग। तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो एक्शन लिया जाएगा उसको भी तो रिव्यू करते हैं। क्लियर है? फिर जुडिशरी खुद को भी तो रिव्यू करती है ना, खुद के जो एक्शन थे, खुद के जो डिसीजन लिए गए थे उनको भी रिव्यू करेगी। तो तीन तो स्कोप यही हो गए, और 3 पॉइंट आ गए आपके, कि पहले जुडिशरी ने जो स्टेप लिया था उसको रिव्यू करना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे दिल्ली में फायर क्रैकर्स चलेंगे नहीं चलेंगे तो वो लेजिस्लेशन का काम है, जुडिशरी उसमें इंटरफेयर कर रही है, ओवर रीच कर जाती है कई बार, उसको रिव्यू करते हैं। फिर वो जो था कि शराब की दुकानें कहाँ पे होंगी हाईवे पे, है ना, वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके चीजें करना, स्कोप हो गया। अब है सिग्निफिकेंस। बताओ क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है जुडिशियल रिव्यू का? सोचो, मोनिका बता। ठीक बात है कि ये बताता है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है ना। ठीक है, चेक एंड बैलेंस किस पे? यही जो स्कोप में हमने लिखा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और इवन जुडिशियल जो प्रोविजंस है उन पे चेक एंड बैलेंस रखता है हमेशा। ठीक है, और आप बताओ, आपका नाम क्या है? अशोक जी, आप बताओ। भाई कल पढ़ा था ना हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मेंटेन करता है, ऐसे कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए। ठीक है, और भाई अगर आप उनके फंडामेंटल राइट्स को बचाओगे, है ना, तो ट्रस्ट रहेगा, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का अपने आप में, ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। आगे पॉइंट 5-6 पॉइंट हो गए। आपका नाम क्या है? मोहित। अब समझ में आया, और आपने क्या लिखा था? ये गलतियां नहीं करनी, और ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने सब पढ़े होंगे इसमें से। लेकिन बस आप चीजों को अच्छे से सेग्रीगेट नहीं कर रहे हो, आप ऐसे कि कहां पे क्या चीज लिखनी है वो चीज अभी नहीं आ रही है। लिमिटेशंस आ रही है, बताओ लिमिटेशंस क्या होंगी? कई बार कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती, कई बार एक्सेस में चली जाए तो ओवर रीच हो जाता है ना, जुडिशियल ओवर रीच हो गया वहां पे। ठीक है, दूसरा, हाँ वहां पे प्रोटेक्शन है, वहां पे लिमिटेड एरिया है, इनके पास लिमिटेड स्कोप है उनको रिव्यू करने का, जो शेड्यूल 9 में जो चीजें आ गई। ठीक है, और बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं, है ना, तो डिले होता है चीजों में, है ना। फिर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी है ना, वहां पे जब आप सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ पे ओवरलैप होता है तो कई बार क्या होता है काम रुक जाता है ना, तो चीजें डिले होने लग जाती है। ये लिमिटेशंस है, बस आगे 3-3 पॉइंट, 3 पॉइंट इसमें आगे, 5-6 पॉइंट इसमें आगे, 3 पॉइंट पहले वाले में हो गया। ऐसे लिखा था, सही था ये आपने? काफी मैच हो रहा है, अदिति मिस कर रहे हो, है ना। कोई बात नहीं, ऐसे टेंशन में मत आओ आप, है ना, कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है मोहित, कर लेगा अब, आ जाएगा तो अभी इस क्वेश्चन को दोबारा लिख के तो बता देगा, है, ठीक है, लिख देगा भाई। ठीक है।
है ना? बस यही अपने को कैसे सेग्रीगेट करना था इसको। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब ये सारे लोग इसमें मुझे बताओ क्या है इस क्वेश्चन में, कितने पार्ट हैं, क्या अप्रोच होगी। सब लोग पूरा आंसर नहीं लिखना, मुझे क्या क्या चीजें बतानी है इसमें। आप तो बताओ कि कितने पार्ट बनेंगे, क्या कीवर्ड्स हैं, किन किन तरीकों से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है, बॉडी में कैसे ब्रेक करोगे आप, ठीक है, और क्या कंक्लूजन। आप लिखना मत, भले ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो बस, ठीक है। तो ये बताओगे मुझे क्या क्या चीजें हैं, और आपके पास अगर कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं या कुछ डेटा है या कोट है तो वो आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। अब लिखो, अब ये